उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उधम सिंह नगर के किच्छा में पुलिस और एक गौमांस तस्कर के बीच एनकाउंटर हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर तस्लीम कुरैशी गौमांस लेकर जाने वाला है। इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस को देखकर बाइक सवार तस्लीम पैदल ही भागने लग गया। पुलिस के मुताबिक उसका पीछा किया गया, लेकिन इसी दौरान उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की, जिससे तस्लीम कुरैशी के पैर में गोली लग गई। कुरैशी के खिलाफ उत्तराखंड समेत यूपी के कई थानों में गौ तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। इसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। वह मोटरसाइकिल लेके कलकत्ता फार्म पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहां पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी, तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसे गोली लगी। देहरादून में रविवार को हुई प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या की वजह बेहद ज्यादा हैरान कर देने वाली है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी अर्जुन और सचिन से पूछताछ में पूरी वारदात का खुलासा किया और ये मामला 90 करोड़ की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 90 करोड़ की ये प्रॉपर्टी मृतक मंजेश और संजय नाम की शख्स की थी। उसको बेचने और कमीशन को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक मंजेश ने अपने पार्टनर संजय की हत्या के लिए सुपारी दी और हत्या के लिए अर्जुन और सचिन को हायर किया, लेकिन इसी में घालमेल हो गया। सुपारी के लिए अर्जुन और सचिन ने संजय को पूरा प्लान बता दिया और संजय से 10 करोड़ में डील कर ली और उल्टा मंजेश की ही हत्या कर दी। पुलिस ने अर्जुन और सचिन के साथ सुपारी देने वाले संजय को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य शख्स अफजाल को भी अरेस्ट कर लिया है। कौन कौन लोग से साथ थे, तो सचिन और अर्जुन का नाम इसमें प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहां इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गोसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में, और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहां से, और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर, कमीशन को लेकर विवाद था। ऋषिकेश में थाना रैवाला के गीता कुटीर के पास एक युवक नदी में नहाने के दौरान डूब गया। युवक एक होटल में काम करता था और अपने 2 साथियों के साथ नदी में नहाने गया था। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में सर्चिंग अभियान चलाया और फिर शव को बरामद किया है। हरिद्वार में कथित संत का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है, जो किसी महिला के साथ है और एक दूसरी महिला संत की पिटाई कर रही है, साथ ही उसके साथ गाली गलौज कर रही है। वीडियो हरिद्वार के किसी आश्रम का है। महिला के हाथों पिट रहा साधु उसे माताजी कहकर माफी मांग रहा है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो किसी अखाड़े से जुड़े संत का है, जिसे आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये वीडियो हरिद्वार के ही किसी आश्रम का है या नहीं। और देहरादून के SGRR कॉलेज कैंपस ABVP छात्र संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया है, जिनका साथ देने पहुंचे कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि बिना छात्र संघ चुनाव के ही कॉलेज प्रशासन इंटरनल एग्जाम करवाने जा रहा है, जिसके विरोध में 2 छात्र पेट्रोल के साथ कॉलेज की छत पर चढ़ गए। वहीं छात्रों के समर्थन में उतरे दूसरे छात्रों ने भी कैंपस में जमकर प्रदर्शन कर विरोध जताया है। जो महाविद्यालय है वो वैसे एक षड्यंत्र कर रहा है। उसने अपनी जो डेट है आंतरिक परीक्षाओं की डेट निकाल दी है, जो कि 4 तारीख से है। मैं तो ये पूछता हूँ कि जब महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव ही नहीं हुए तो आंतरिक परीक्षाएं कैसे शुरू हो सकती है। इस महाविद्यालय में जो छात्र का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का काम होता है, जो बच्चे का एडमिशन करने का काम होता है, वो सभी इन छात्र नेताओं का है। इस महाविद्यालय में अगर किसी को भी पूछा जाए, किसी बच्चे को ये नहीं पता कि आंतरिक परीक्षाओं का फॉर्म कैसे भरा जाता है, कि बच्चों को ये तक नहीं पता कि साइट कौन सी है जहां हम फॉर्म भरे। तो जब इतना कुछ ही नहीं हो रहा, जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा, तो आंतरिक परीक्षाओं की डेट कैसे निकल सकती है। हरिद्वार के बैरागी कैंप मैदान से अतिक्रमण हटा दिया गया है। पुलिस के साथ पहुंचे यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अवैध रूप से बनाई गई झुग्गी झोपड़ियों और दुकानों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया। हालांकि इस दौरान बैरागी अखाड़ों के द्वारा किए गए स्थायी अतिक्रमण पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।
कुछ दिनों पहले यूपी से सिंचाई विभाग की ओर से अखाड़ों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। मेला ग्राउंड है, कुंभ ग्राउंड इसको कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है और इस पर बहुत दिनों से अतिक्रमण था, कई वर्षों से। इसको जो है हम लोगों ने नोटिस दे करके सब खाली करवा दिया है कि जिससे आगे होने वाले अतिक्रमण से भी बचा जा सके और मेला ग्राउंड हमारा खाली रहे। गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज के ट्रस्ट के साथ हरिद्वार में धोखाधड़ी हुई है। ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि ने एसएसपी से शिकायत कर जमीन खरीदने में हुई 85 लाख की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के रानी माजरा में कंपनी ने 5 भाइयों से जमीन खरीदने का सौदा तय किया था। कल 6 करोड़ रुपए कीमत की जमीन के लिए 85 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। आरोप है कि समय अवधि बीत जाने के बाद भी जमीन बेचने वाले पक्ष ने रजिस्ट्री नहीं की और फिर पैसा वापस करने में भी इनकार कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जी का जो ट्रस्ट है टी सीरीज वालों के, उनके प्रतिनिधि की ओर से यहाँ शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे ज़मीन खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। उस पैसे के 2 साल होने के उपरांत भी ना वो पैसा दिया गया, बल्कि उस ज़मीन को आगे भी एग्रीमेंट कर दिया गया बेचने के लिए। इस संबंध में जांच कराएगी। जांच सही पाने पर उनके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया गया। और नैनीताल नगर पालिका ने अवैध रूप से माल रोड में अवैध रूप से बनाई गई पार्किंग पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पालिका की टीम ने पहले चरण में अवैध तौर पर खड़ी साइकिलों को जब्त किया। इसके बाद फड़ दुकानों पर कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। साथ ही टैक्सी बाइकों को भी माल रोड पर पार्किंग करने की अनुमति नहीं है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। रोड में सड़क पर जिनके भी द्वारा साइकिल वगैरह पार्क की गई थी उसको जब्त किया गया है। 40 से 50 साइकिलें हमने जब्त की हैं और अब जैसे ही ये लोग हमारे पास आते हैं साइकिलें लेने, तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी नगर पालिका की ओर से। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर ने दिल्ली के लिए चल रही हवाई सर्विस के महंगे किराए को लेकर सवाल उठाए हैं। विधायक का कहना है कि अलायंस एयर पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए जरूरत से ज्यादा किराया वसूला जा रहा है। साथ ही विधायक ने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। विधायक ने कहा, दिल्ली से मलेशिया और थाईलैंड का किराया इतना नहीं है जितना पिथौरागढ़ से दिल्ली पहुंचने के लिए यहाँ के लोगों को देना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ और दिल्ली के बीच में अलायंस एयर का एक तरफ का किराया करीब 7 से 8 हजार के बीच में है। अगर दिल्ली जो हवाई सेवा चल रही है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, काफ़ी इसमें लोगों को शिकायतें हैं और मैं खुद महसूस करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हमसे किराया वसूला जा रहा है। क्योंकि अगर हम इस राज्य में हम बैंकॉक सिंगापुर तक जा सकते हैं, पर आज पिथौरागढ़ और दिल्ली की 1 घंटे की दूरी पर हमको 10,000 रुपये करीब करीब वसूला जा रहा है। उत्तराखंड के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में कैंडिडेट तय करना बीजेपी के लिए निकाय चुनाव से भी ज्यादा सिरदर्द साबित होने वाला है। देहरादून में मेयर पद के लिए बीजेपी के करीब दर्जन भर नेता दावेदारी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में साल भर से प्रशासकों के हवाले नगर निगमों में कभी भी चुनावी बिगुल बच सकता है। प्रदेश में 11 नगर निगम हैं, लेकिन सियासी रूप से सबसे वजनदार जिस निगम को माना जाता है वो है राजधानी देहरादून का नगर निगम। प्रतिद्वंदी कांग्रेस को अगर छोड़ भी दें तो सत्तारूढ़ बीजेपी के करीब दर्जन भर से ज्यादा प्रभावशाली नेता पार्टी के सामने अपनी दावेदारी जता चुके हैं। बीजेपी के मेयर पद के दावेदारों की बात करें तो सिद्धार्थ अग्रवाल महानगर बीजेपी अध्यक्ष, पुनीत मित्तल कोषाध्यक्ष प्रदेश बीजेपी, अनिल गोयल पूर्व महामंत्री प्रदेश बीजेपी, सौरभ थपलियाल सदस्य प्रदेश कार्य समिति बीजेपी, प्रकाश सुमन ध्यानी पूर्व प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, कुलदीप बुटेला पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक देहरादून, ऋषिराज डबराल पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, विशाल गुप्ता प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी, सुनील उनियाल गामा निवर्तमान मेयर, नेहा जोशी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा, दीप्ति रावत राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा जैसे नाम शामिल हैं। दावेदार तो पता नहीं, लेकिन राजनीतिक सक्रिय होती है तो एक चर्चा का विषय जरूर बनता है। और जहां तक मैं अगर देहरादून सीट की बात करूं तो देहरादून में भारतीय जनता पार्टी जिस भी कैंडिडेट को खड़ा करेगी वो एक प्रचंड बहुमत के साथ मेयर बनकर आएगा। पार्षद भी पिछली बार की तरह ही बहुत अच्छी संख्या में हमारी जीत के आएंगे। पार्टी से मैंने अपने मेयर के लिए इन अनुभवों के आधार पर, अपने बायोडाटा के आधार पर मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भाई साहब से
उनके संज्ञान में दिया, उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा कि विशाल, जितना संभव होगा हम तुम्हारे साथ होंगे। बात सिर्फ दावेदारों की ही नहीं है, पर्दे के पीछे दावेदारों के समर्थक सीनियर नेताओं की भी लंबी फहरिस्त है। कमोबेश हर सीट पर बीजेपी इसी संकट से जूझ रही है। इसके लिए पार्टी ने बीच का रास्ता निकाला है। पार्टी हर सीट पर 3-3 पर्यवेक्षक भेज रही है, जो पार्टी के लिए नामों का पैनल लाएंगी। पैनल में कोई भी अंतरकलह न हो, इसके लिए पार्टी ने पब्लिक सर्वे का भी ऑप्शन रख दिया है। 1.5 दर्जन से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेता मेयर की दावेदारी कर रहे हैं और मैं इसको एक बहुत ही शुभ संकेत मानता हूं। और पार्टी में इतने सक्षम लोग जो मेयर बन सकते हैं, मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर योग्यता है, ऐसी संख्या बहुत बड़ी संख्या है। अभी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के पास दावेदारों के बायोडेटा एडवांस में पहुंच गए हैं। पार्टी अब फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। उसे डर है कि अगर घर की बात घर में ही ठीक से हैंडल नहीं की गई तो विपक्ष आसानी से इसका फायदा ले सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाया गया है, जिसे कांग्रेस पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन बता रही है। वहीं प्रशासक का चार्ज संभाल चुके जिला पंचायत अध्यक्षों का कहना है कि एक्ट के तहत ही प्रशासक बनाए गए हैं। देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष रही मधु चौहान ने फैसले को सही बताया। वहीं कांग्रेस नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे दीपक बिजलवान का कहना है कि ये एक्ट कांग्रेस सरकार के वक्त का है, जिसमें जिला पंचायत के लिए ये व्यवस्था की गई है। और पंचायत राज एक्ट की धारा 102 ख ये कहती है कि जब कभी भी जिला पंचायत का विघटन होगा, किसी कारणवश यदि चुनाव नहीं हो पाते हैं, तो राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्ति दे सकती है। और आज माननीय धामी जी ने उसी पंचायत राज एक्ट का पालन करके जो निवर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उन सभी लोगों को जो है प्रशासक के रूप में नियुक्ति दी है। पंचायती राज एक्ट जो 2016 में पास हुआ है और तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की हमारी, उन्होंने ये एक्ट निकाला है और उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 102 ख में कि आप जिला पंचायत के परिप्रेक्ष्य में इसको लागू कर सकते हैं और वो सरकार के विवेक पर है कि सरकार किसको प्रशासक रखती है। मैं वर्तमान सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पंचायती राज एक्ट का पालन किया है। ऑलैंड्स टाउन में गढ़वाल राइफल के रेजिमेंट सेंटर में शानदार पासिंग आउट परेड के साथ ही 201 जवान सेना का हिस्सा बन गए। ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने सभी रिक्रूटों को देश सेवा की शपथ भी दिलाई है। आर्मी सेंटर के भीतर भवानी दत्त जोशी परेड मैदान में आयोजित हुई पासिंग आउट परेड को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी पहुंचे। सभी जवानों में देश सेवा का जज्बा देखते ही बन रहा था। कसम परेड के बाद अंतिम पग के साथ ही सभी रिक्रूट नेता सेना का हिस्सा बन गए और अब गढ़वाल राइफल की अलग अलग बटालियन में जाएंगे। सेना में शामिल हुए जवानों के साथ उनके परिजन ने भी इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर की। योग गुरु स्वामी रामदेव का एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है। हरिद्वार स्थित पतंजलि आचार्य कुलम में स्वामी रामदेव ने गधी का दूध निकालकर उसे पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में स्वामी रामदेव खुद एक गधी का दूध निकालकर उसे पीते नजर आ रहे हैं। रामदेव ने गधी के दूध को स्वास्थ्यवर्धक और टेस्टी बताया है। रामदेव के इस पोस्ट पर लोग तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पौड़ी में श्रीनगर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जमधार के पास एक डंपर अलकनंदा नदी में समा गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। विकासनगर के अंबाड़ी में एक पेंट की दुकान में कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर आग लगा दी। आग लगाने का सीसीटीवी वायरल। हल्द्वानी के खन्ना पार्क इलाके के आनंद विहार कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। एक शख्स ने अपनी जमीन को मुस्लिम को बेचने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।
हरिद्वार तहसील में तहसील दिवस का आयोजन हुआ है। जनता दरबार में 40 शिकायतें मिली हैं। डीएम ने सभी शिकायतों का समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उत्तरकाशी में निवर्तमान ग्राम प्रधानों ने प्रदर्शन किया। जिला पंचायत का प्रशासक नियुक्त करने पर नाराजगी जताई है। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने अपने 5 साल के कार्यकाल को खास बताया और कहा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मुलाकात की और नीम गरौरी आश्रम के पास सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने की मांग की। रुड़की के 7 चौराहों पर जल्द ही ट्रैफिक लाइट चालू हो जाएगी। पहले भी ट्रायल के बाद ट्रैफिक लाइट चालू नहीं हुई थी। हरिद्वार के भूपतवाला में तैयार नए अस्पताल में 10 महीनों बाद भी लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। ना तो डॉक्टरों की तैनाती की गई, ना ही पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं। बागेश्वर में 13 जनवरी से लगने वाला उत्तरायणी मेला इस बार 7 दिन का होगा। मेले को भव्य बनाने के लिए कई संगठनों के लोगों के सुझाव लिए गए। हल्द्वानी ने रामपुर रोड से सटे एक गांव में सोमवार को एक गुलदार के 2 शावक खेत में मिले, जिससे लोग दहशत में आ गए। फॉरेस्ट की टीम इससे पहले कि गुलदार की खोज करती, सोमवार रात ही दोनों शावकों की मौत हो गई। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक दोनों शावक तकरीबन 1 महीने के थे, लेकिन भूख और ठंड के कारण उनकी मौत हो गई। इस बीच फॉरेस्ट ने इलाके में कॉम्बिंग बढ़ा दी है ताकि बच्चों की तलाश में पहुंचने पर गुलदार किसी इंसान को नुकसान न पहुंचा दे। उत्तराखंड के पहाड़ों में जंगली जानवर आतंक का दूसरा नाम बन चुके हैं। हालात ये हैं कि अब सियासी गलियारों में भी इन पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी के एक विधायक ने तो इस मसले पर विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाने तक की मांग कर डाली है और ऐसा नहीं किया तो विधानसभा की कार्यवाही से दूरी का भी ऐलान कर दिया है। पिंजरे में कैद ये गुलदार मंगलवार को भीमताल क्षेत्र से पकड़ा गया। 25 नवंबर को इस गुलदार ने एक महिला को मार डाला था। 27 नवंबर को टिहरी में एक नरभक्षी गुलदार को शूट कर दिया गया था। 3 बच्चों की जान लेने वाला ये गुलदार 4 महीने से दहशत की वजह बना हुआ था। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक में भी गुलदार की दहशत बनी हुई है। ये महज हफ्ते भर की घटनाएं हैं। यहाँ हर दिन कहीं ना कहीं जंगली जानवरों के हमले की खबरें आती रहती हैं। लैंसडौन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत इससे खासे परेशान है। दिलीप रावत का कहना है कि जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार से इस पर चर्चा के लिए विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। हमारे लोग आतंकित हैं, वो गांव छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी तरफ जो हमारे विकास कार्य हैं वो वन्य अधिनियम के कारण अवरुद्ध पड़े हैं। तो इन्हीं मुद्दों के लेकर मैंने कई बार संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री मुझे आश्वस्त किया है कि मैं सत्र चलाऊंगा। तो मेरा उनसे ये है कि भाई अगर आप सत्र चलाएंगे तो आपका बहुत बड़ा योगदान इस प्रदेश के लिए होगा, और अगर नहीं चला पाओगे, कोई समस्या होगी, तो मैं असमर्थ रहूंगा सदन में जाने में। दिलीप रावत जिस लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं उसकी सीमा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगती हुई है। पिछले साल यहाँ के नैनी डांडा में बाघ ने 3 लोगों को मार डाला था। तब वन विभाग ने 3 बाघ पकड़े भी थे, लेकिन कुछ वक्त की शांति के बाद इस इलाके में अब चौथा बाघ दिखाई देने से लोग दहशत में। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सत्र बुलाना अपनी जगह है, लेकिन ये बात भी सच है कि इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए। विशेष सत्र की जहाँ तक बात है तो अभी मेरे सामने कोई ऐसा विषय तो नहीं आया है, और मेरा ये मानना है कि सत्र होना अपनी जगह है, लेकिन इस समस्या का निदान तो होना ही चाहिए, और उसमें संज्ञान निश्चित रूप से वन मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जरूर ले रहे होंगे। उत्तराखंड में जंगली जानवर सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं और हालात ये हैं कि वन विभाग के आंकड़ों से आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। वन विभाग का ऑफिशियल डेटा कहता है कि पिछले 24 सालों में जंगली जानवरों के हमलों में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6000 लोग घायल हुए हैं। यही कारण है कि अब सियासी गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
देहरादून में विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने 89 दिव्यांगजनों को सम्मानित किया और राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार दिया है। और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य के सभी दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण दिए जाएं। इसके लिए जिलों में स्पेशल कैंप लगाए जाएं। साथ ही दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन आईएएस की कोचिंग व्यवस्था कराने की घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में दिव्यांगजनों को अलग अलग तरीके से 5 पेंशन दी जा रही है और छात्रों की छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। हमारी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अलग अलग कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की 5 पेंशनें इस समय दी जा रही हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के करीब 1 लाख दिव्यांग भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में दिव्यांगजनों को प्रति माह 1500 रुपये पेंशन तथा जन्म से दिव्यांग बच्चों को माता पिता के 18 वर्ष तक प्रति माह 700 रुपये का भरण पोषण अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने पर दुर्घटनावश दिव्यांग हो जाने पर 1200 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। विश्व दिव्यांग दिवस पर ऋषिकेश के ज्योति स्पेशल स्कूल में दिव्यांग बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर दिखाया कि वो किसी से कम नहीं है। दिव्यांग बच्चों ने योग, खेल, डांस का प्रदर्शन किया। स्कूल द्वारा दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कई कार्यों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस अवसर पर हंस फाउंडेशन की अध्यक्ष मंगला माता ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया है। बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो हमारे उस परिवार ने, शर्मा परिवार ने इतना सुंदर किया और ये ज्योति स्कूल जो खोला है उन्होंने, ये हमारे समाज में आज जरूरत है ऐसे कई स्कूलों की। पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ ऋषिकेश पहुंची। यहां एक होटल में पहाड़ी गीतों पर जमकर थिरके भी हैं। बताया जा रहा है कि धोनी वहां 2 दिन तक रुके हैं और कुमाऊनी और गढ़वाली गीतों पर झूमते नजर आए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। धोनी एक निजी कार्यक्रम में 29 और 30 नवंबर को ऋषिकेश पहुंचे और 1 दिसंबर को वापस लौट रहे हैं। हल्द्वानी में बहने वाली गौला नदी की तस्वीर आने वाले दिनों में बिल्कुल बदल सकती है और ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र हो सकती है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और ये कैसे संभव है, इस रिपोर्ट में देखिए। आने वाले दिनों में नैनीताल जिले की पहचान महज इन खूबसूरत झीलों के कारण ही नहीं होगी, बल्कि हल्द्वानी की गार्गी यानी गौला नदी में बनने वाला रिवर फ्रंट भी पर्यटन के एक बड़े आकर्षण का केंद्र हो सकता है, जिसका शुरुआती काम कागजों में शुरू हो चुका है। तो रिवर फ्रंट का कंसेप्ट आया है और उसके लिए सर्वे इत्यादि कराया जाएगा। ये लगभग 9 किलोमीटर का रीच पूरा आता है, उसमें कराया जाएगा सर्वे और फिजिबिलिटी देखी जाएगी किस प्रकार से हम वहाँ पर्यटन की भी सुविधा दे सकते हैं, सेफ्टी भी दे सकते हैं, साथ में अप्रोच रोड और घाट इत्यादि बनाए जा सकते हैं। सौंदर्यीकरण के भी काम उसमें सम्मिलित होंगे। गौला नदी बरसात के दिनों में काठ गोदाम से लेकर हल्द्वानी तक शहर की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और नमामि गंगे मिशन के तहत नदी के इस दायरे में रिवर फ्रंट बनाकर न सिर्फ सुरक्षा दीवारें बनेंगी बल्कि अन्य चीजें भी विकसित होंगी। रिवर फ्रंट के बारे में उनके द्वारा भी सहमति दी गई और उन्होंने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप इसको जो है प्रपोजल शुरू कर सकते हैं। इस संबंध में मैं केंद्र में चर्चा करूंगा। उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है और इसको हम मूर्त रूप में देने के लिए इसके सर्वे इत्यादि की कार्रवाई हेतु निर्देश दे रहे हैं। हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बसा हुआ है। साथ ही आर्मी कैंट, इंटरनेशनल स्टेडियम, 2 रेलवे स्टेशन भी इसी के किनारे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में बनने वाला इंटरनेशनल जू और हाई कोर्ट भी इसी जगह प्रस्तावित है। ऐसे में सिंचाई विभाग की कोशिश रिवर फ्रंट बनाकर शहर की खूबसूरती बढ़ाने और शहर को सुरक्षित करने की योजना है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में आज उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। इस दौरान 34 स्टूडेंट्स को मेडल दिए गए, इसमें 25 को गोल्ड मेडल दिए गए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस मौके पर कहा कि आज नया कुछ करने का वक्त है ताकि नौकरी के भी नए मौके बन सकें और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जितेंद्र जोशी ने भी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। आज ये डिसाइड हुआ कि हमारे राष्ट्र ने जो सपने देखे हैं, जो 2047 के सपने,
इकॉनमी के, अर्थव्यवस्था के सपने, उसमें हमारे युवाओं को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। उत्तरांचल विश्वविद्यालय नेक में भी A+ आया है और आपका जो प्लेसमेंट रेट है वो भी 80% से ज़्यादा है। और बड़ी बात यह है कि टॉप जो 100 विश्वविद्यालय हैं देश के, उसमें से हमारा उत्तरांचल विश्वविद्यालय भी है। और मैं अपनी ओर से जोशी जी को भी, बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 59 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी है इस साल में बच्चों को। और काफी जैसे पेटेंट के बारे में है, अपने पेटेंट हैं, पेपर हैं, ये काफी चीजें जो है इस साल हमने दी है। रिसर्च के बारे में जो गवर्नर साहब कह रहे थे, तो यूनिवर्सिटी की, अगर किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है, पेटेंट हो रहे हैं, पब्लिकेशन हो रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी की ग्रोथ निश्चित